दोस्तों, पिछले 2 सालों से बच्चों की पढ़ाई काफी डिस्टर्ब रही थी कोरोना के कारण से। लेकिन अब जब कोरोना के केस कम हुए हैं, स्कूल खुल गए हैं और बच्चों की पढ़ाई पटरी पर लौट रही है, तो सीबीएसई ने भी 2022 और 23 के सेशन के लिए अलग-अलग विषयों में क्या पढ़ना है, मार्किंग स्कीम कैसे होगी, कौन से चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, कौन से चैप्टर्स जरूरी हैं जो आपको पढ़ने हैं, इन सबको लेकर 2022-23 के लिए सीबीएसई ने अपना करिकुलम जारी कर दिया है। और इस करिकुलम को और कोर्स स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझना बच्चों के लिए इस वजह से जरूरी हो जाता है कि उनको इससे आइडिया हो जाएगा कि उनको क्या पढ़ना है और वो अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस के लिए जो कोर्स स्ट्रक्चर सीबीएसई ने जारी किया है और किस तरह से मार्किंग स्कीम होगी, कितने मार्क्स का क्वेश्चन कहां से आएगा। इन चीजों को अगर हम समझ लें तो बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा प्लानिंग करना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। ये देखिए, सोशल साइंस में हमारे पास 4 बुक हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इनमें से कुल 80 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और इन चारों सब्जेक्ट को 20-20 नंबर के लिए बांट दिया गया है। यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से 20-20 नंबर का सवाल आपके पास आएगा और ये कुल 80 नंबर का हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं 2022-23 में जो बच्चे क्लास 10 में हैं उनके लिए कोर्स काफी लेंदी हो गया है, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो काट दिए गए थे, लेकिन अब उनको फिर से वापस लाया गया है। जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये देखिए सेक्शन 1 जो इवेंट्स एंड प्रोसेसेस है, इसमें द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और दूसरा जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, ये दोनों ही कंपलसरी कर दिए गए हैं और ये दोनों ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, लाइवलीहुड, इकोनॉमी और सोसाइटी में, तो देखिए द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का जो युग था, औद्योगिकरण की जो अवधि थी, ये दोनों चैप्टर कंपलसरी कर दिए गए हैं। तो सेक्शन 2 में से आपको ये दोनों चैप्टर ही पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। और सेक्शन 3 की अगर हम बात करें, एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, इसमें 2 चैप्टर हैं। तो इसमें प्रिंट कल्चर आपको पढ़ना है, प्रिंट की दुनिया और आधुनिक विश्व के नाम से जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, ये आपको पढ़ना है। तो इस तरह से आपने देखा कि हिस्ट्री में 5 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे इस साल। उसी तरह से एक महत्वपूर्ण चेंज जो ज्योग्राफी में आया है उसको आप समझ लें। पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये जो है संसाधन और विकास, ये वाला चैप्टर तो हमेशा से ही पढ़ना पड़ता था, ये कंपलसरी था। लेकिन ये जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर डिलीटेड चैप्टर हुआ करता था और पिछले 5 सालों से लगभग ये डिलीटेड चैप्टर था, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन इस बार इसको वापस लाया गया है, तो ये सबको इस बार कंपलसरीली पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही वाटर रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, कृषि और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी विनिर्माण उद्योग, और चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी।
तो ये जो सातों चैप्टर हैं ज्योग्राफी के, ये आपको पढ़ने हैं, इसमें आपको कोई छूट नहीं होगी, इसमें कोई भी चैप्टर कटा नहीं है। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में देखिए चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी, दूसरा फेडरलिज्म, तीसरा जेंडर, रिलीजन और कास्ट। ये तीसरा चैप्टर जो है वो कटा हुआ है और ये चौथा चैप्टर आपके पास में है। तो चैप्टर नंबर 3 इसमें आपको नहीं पढ़ना है और इसके बाद चैप्टर नंबर 5 भी आपको नहीं पढ़ना, चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है और चैप्टर नंबर 7 भी आपको पढ़ना है, लेकिन चैप्टर नंबर 8 नहीं पढ़ना। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो आपको पता लगा कि चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6 और 7 ये चैप्टर्स कंपलसरी हैं और डिलीटेड चैप्टर्स इसमें कौन-कौन से हो गए फिर? चैप्टर नंबर 3 डिलीटेड है, चैप्टर नंबर 5 डिलीटेड है और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 भी डिलीटेड है, जिसका नाम हुआ करता था चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो ये बात हो गई पॉलिटिकल साइंस की। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में देखिए डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र चैप्टर नंबर 2, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर नंबर 3, वैश्वीकरण चैप्टर नंबर 4। ये 4 कंपलसरी चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और उसमें एक 5वां चैप्टर जो है कंज्यूमर राइट, ये आपको प्रोजेक्ट वर्क में करना है। बोर्ड में यहां से कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो अब आ जाइए प्रोजेक्ट वर्क को भी देख लेते हैं। देखिए प्रोजेक्ट वर्क आपका 5 नंबर का होगा और आपके पास ये 3 विषय हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस, सोशल इश्यूज सामाजिक समस्याएं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास। तो ये 3 विषय हैं जिसमें से किसी एक के ऊपर आप 5 नंबर के लिए प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देख लीजिए, जो टोटल 5 नंबर है, इसमें जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी और एनालिसिस के लिए 2 नंबर मिलेंगे, प्रेजेंटेशन और क्रिएटिविटी के लिए 2 नंबर मिलेंगे और वाइवा वॉइस के लिए आपको 1 नंबर, यानी कि इंटरव्यू के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। इसलिए 2 + 2 + 1 5 नंबर का ये प्रोजेक्ट वर्क आपका हो जाएगा। प्रोजेक्ट बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ही यूज करने हैं। जहां तक संभव हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आपका या तो हैंड रिटन हो सकता है या फिर डिजिटल भी हो सकता है। जैसे अब अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं तो निश्चित रूप से वो डिजिटल होगा, लेकिन प्रिंटेड नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि आप फाइल बनाते हैं तो हैंड रिटन होना चाहिए और अदर डिवाइस अगर आप यूज करते हैं तो डिजिटल हो सकता है। एक बात मैं आपको यहां बता दूं कि प्रोजेक्ट का मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल बनाना नहीं होता है। यहां बहुत क्लैरिटी के साथ इस बात को कहा गया है कि प्रोजेक्ट वर्क कैन कल्मिनेट इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एग्जीबिशन, स्किट, एल्बम, फाइल, सॉन्ग एंड डांस, कल्चरल शो, स्टोरी टेलिंग, डिबेट और पैनल डिस्कशन, पेपर प्रेजेंटेशन, जो भी सुटेबल हो। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। किसी भी इनमें से किसी भी एक रूप में आप अपना प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ फाइल बनाया जाए। और स्कूलों के लिए एक खास इंस्ट्रक्शन है, देखिए कि आपको रिजल्ट डिक्लेरेशन के 3 महीने बाद तक सारा प्रोजेक्ट वर्क संभाल करके रखना है, ताकि अगर किसी भी तरीके का वेरिफिकेशन बोर्ड की तरफ से हो तो आप अपना प्रोजेक्ट वर्क लोगों को दिखा सकें। ये बात हो गई प्रोजेक्ट वर्क की। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर डिजाइन की। तो ये देखिए रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास 28 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो कि 35% वेटेज का होता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, जो 18.75% बनता है। फॉर्मुलेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन या क्रिएटिविटी से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो 32 नंबर के होंगे, यानी कि ये 40% का होगा। और मैप आपको पूछा जाएगा 5 नंबर का, जो कि 6.25% बनता है। इस तरह से ये 80 नंबर का हो गया। ध्यान रखें कि मैप स्किल में 2 आइटम जो होगा वो हिस्ट्री से पूछा जाएगा और 3 आइटम आपको ज्योग्राफी से पूछा जाएगा। इस तरह से ये 5 नंबर का मैप स्किल क्वेश्चन आपके पास होगा।
अब बात कर लेते हैं इंटरनल असेसमेंट की। इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का होगा, तो 80 जोड़ 20 ये 100 नंबर का हो गया। इसमें जो पीरियोडिकल असेसमेंट है वो 10 नंबर का होगा, और पीरियोडिकल असेसमेंट में पेन पेपर टेस्ट जो है वो 5 मार्क्स का होगा। और बाकी जो अलग असेसमेंट होते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैं कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। क्विज हो सकता है, डिबेट हो सकता है, रोल प्ले, वाइवा हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, विजुअल एक्सप्रेशन हो सकता है, बुलेटिन बोर्ड्स बनाए जा सकते हैं, गैलरी वॉक्स हो सकता है, एग्जिट कार्ड्स बनाए जा सकते हैं, कंसेप्ट मैप्स बनाए जा सकते हैं, पीयर असेसमेंट हो सकता है, सेल्फ असेसमेंट हो सकता है। तो ये मल्टीपल असेसमेंट हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं कोई एक या फिर मल्टीपल में, जो कि 5 मार्क्स का होगा। तो ये पीरियोडिक असेसमेंट कहाएगा 10 नंबर के लिए। बच्चों की जो पोर्टफोलियो बनेगी वो 5 मार्क्स का होगा, और उसके पोर्टफोलियो में क्लास वर्क रखा जाएगा। उसके बाद अलग अलग एक्टिविटी और असाइनमेंट जो बच्चे ने किया है उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। बच्चे का रिफ्लेक्शन, उसका नरेशन और जर्नल्स में पार्टिसिपेशन, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। बच्चे का सोशल साइंस में जो अचीवमेंट रहा है थ्रू आउट द ईयर, उसका जो रिकॉर्ड है वो रखा जाएगा। और बच्चे ने यदि कहीं पर पार्टिसिपेट किया है अलग अलग एक्टिविटीज में, जैसे हेरिटेज इंडिया क्विज होता है, ये तो एग्जाम्पल है, इस तरह के अलग अलग जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें बच्चे ने पार्टिसिपेशन किया है, तो उसमें उसका अगर कोई अचीवमेंट है या फिर पार्टिसिपेशन नहीं है तो वो भी पोर्टफोलियो में मेंटेन किया जाएगा। और उसके बाद जो सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी होगी वो 5 मार्क्स की होगी, और इसमें ये प्रोजेक्ट वर्क करेंगे जिसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो इस तरह से ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है 2022 और 23 के लिए, जिसका एग्जाम बच्चे मार्च अप्रैल 2023 में देंगे। तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लें और अपने पास सेव करके रख लें, ताकि जब भी आपको जरूरत होगी तो आप इसको रेफर कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान ऑफ स्टडी प्लान कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।